हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार एजे एजुकेशन लैब। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। डीएलएड की जो हमारी प्रीवियस ईयर की क्लासेस चल रही हैं, उनमें आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट सब्जेक्ट है, जो पहला नंबर होता है बाल विकास, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जो 50 नंबर का होता है। उस पेपर को आज हम एनालिसिस करेंगे 2016 के, ठीक है ना। तो आइए बिना समय गंवाए करते हैं शुरू प्रश्न को। और ये पेपर 2016 का है, ठीक है। 2016 का पेपर है, इसको हम लोग एनालिसिस करेंगे। प्रथम सेमेस्टर 2016 बाल विकास, ठीक है ना। तो करते हैं शुरू, चलते हैं और बने रहिए आपको। चलिए तो लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, थोड़ा सा बना करते हैं। चलिए, पहला है बाल विकास का विभाजन कितनी अवस्थाओं में किया जाता है। देखिए, बाल विकास की जो अवस्थाएं हैं वो मुख्यतः तीन अवस्थाओं में विभाजित किया गया, ठीक है। कितनी में? तीन अवस्थाओं में। पहला है शैशवावस्था, शैशवावस्था। दूसरा है बाल्यावस्था और तीसरा है किशोरावस्था। तीसरा है किशोरावस्था। बाल विकास सब्जेक्ट की है, विषय का नाम है बाल विकास। में बालक के विकास की अवस्थाओं के बारे में हम लोग जानते हैं ना, इसमें पढ़ते हैं बालक के विकास के बारे में, कैसे कैसे विकास होता है, उसका मानसिक विकास कैसे होता है, व्यक्तिगत विकास कैसे होता है, सामाजिक विकास कैसे होता है। तो इसमें ये तीन प्रकार के हैं और इस प्रश्न का सही विकल्प है प्रश्न नंबर पहले का ऑप्शन सेकेंड 3, ठीक है ना। देते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है, बालकों को पूर्वजों से प्राप्त गुणों को क्या कहते हैं। जो बच्चे होते हैं वो दो तरह से विकास करते हैं। एक तो अपने माता पिता से गुण प्राप्त करते हैं उनसे, और एक तो वातावरण से, ठीक है ना। समझ गए? यानी बच्चे का जो विकास होता है वो पूर्ण रूप से माता पिता पर नहीं डिपेंड होता है या पूर्ण रूप से वातावरण पर डिपेंड नहीं होता, ये दोनों का गुणनफल होता है, ठीक है ना। वही कह रहा है कि बालकों को पूर्वजों से प्राप्त जो गुण मिलते हैं वो क्या कहते हैं। क्या अनुवंशिकता कहते हैं, परिपक्वता कहते हैं, वातावरण, आत्मसात। तो जो गुण बच्चे माता पिता से प्राप्त करते हैं उनको क्या कहते हैं? अनुवांशिक गुण कहते हैं। क्या कहते हैं? हेरिडिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है, अनुवांशिकता, ठीक है। चलिए तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न है बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। जो बुद्धि है उसके समूह कारक का सिद्धांत का प्रतिपादन क्या हिलमान ने किया था, बेबन ने किया था, फास्टर ने किया था, थॉमसन ने किया था। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है विकल्प तीसरा, फास्टर ने किया, ठीक है ना। समझ गया? चलिए ये चौथा प्रश्न देखिए, दिख रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण बुद्धि का मापन करता है। बुद्धि का मापन कौन सा परीक्षण करता है? क्या सीएटी करता है, टीएटी करता है, एमएटी करता है या भाटिया बैटरी परीक्षण, ठीक है ना। तो जो इस प्रश्न का सही विकल्प है वो चौथा है, ऑप्शन चौथा, भाटिया बैटरी परीक्षण, ठीक है ना। दिख रहा है? चलिए नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा ऊपर करते अगर नहीं दिख रहा होगा। इस प्रश्न का सही विकल्प होगा भाटिया बैटरी परीक्षण, ठीक है ना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए पांचवा प्रश्न है, जीन पियाजे द्वारा बालक के समझ नहीं आ रहा है, संज्ञानात्मक विकास का को कितनी अवस्थाओं में विभाजित किया गया, देखिए समझ नहीं आ रहा है, किया गया है। तो देखिए जो जीन पियाजे थे, जो जीन पियाजे थे वो संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में बांटे थे, ठीक है ना। 4 अवस्थाओं में, ठीक है। पहला था संवेदी गामक अवस्था, संवेदी गामक अवस्था, और इस अवस्था को उन्होंने जन्म से लेकर 2 वर्ष माना, ठीक है, संवेदी गामक अवस्था। इसके बाद था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को 2 से 7 वर्ष तक माना था, ठीक है ना। तीसरा था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, क्या था? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को 7 से 11 वर्ष माना था। और चौथा था औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था,
उसको इन्होंने 11 से 15 वर्ष तक माना था। इन्होंने 4 अवस्थाएं मानी थी और इस तरह से उन्होंने संज्ञानात्मक विकास को जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष और 11 से 15 वर्ष, ये 4 में विभाजित किया था। ठीक है, संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही विकल्प होगा दूसरा। ठीक है ना, चलते हैं अगले प्रश्न पे। थोड़ा प्रश्न दिख नहीं रहा पास से, तो चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। देखिए थोड़ा सा छोटा कर रहे हैं। वह मानवीय योग्यता जिसके आधार पर वह किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है, क्या कहेगा? देखिए जहां नई चीजों के बारे में यहाँ बताएगा, जहां बात हो नई चीजों की, क्रिएटिविटी की, ठीक है ना, नई चीजों की रचना करे, नई चीजें क्रिएट करे, वो हमेशा क्या होता है? सृजनात्मकता होता है। क्या होता है? सृजनात्मक होता है, सृजनात्मकता होता है। क्योंकि जहां नई चीजों की रचना हो रही है और नई चीजें क्या कर रही है, विचार वगैरह से प्रस्तुत किया जा रहा है, वो सृजनात्मकता से, ठीक है ना। तो इस प्रश्न का विकल्प तीसरा सही है, सृजनात्मक। ठीक है, चलते अगले प्रश्न चलते हैं। 7वां प्रश्न क्या कह रहा है? चलिए 7वां प्रश्न कह रहा है, व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार प्रतिमान जो उसकी समस्त विशेषताओं के योग को व्यक्त करता है कहलाता है। व्यक्तित्व कहलाता है, रुचि कहलाती है, प्रेरणा कहलाता है, कल्पना। देखिए जो व्यक्ति है उसका जो संपूर्ण व्यवहार, जिसका प्रतिमान है, वो समस्त विशेषताओं के योग को व्यक्त करता है। हम अपने हमारे जो व्यवहार है, हमारा व्यवहार हम उसको व्यक्त करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? उसको व्यक्तित्व कहते हैं। हमारा व्यक्तित्व है, ठीक है ना, उसको क्या कहेंगे? व्यक्तित्व कहेंगे। ठीक है ना, जूम करते हैं तो एक मिनट। तो जो 7वें प्रश्न का सही विकल्प होगा वो ऑप्शन पहला होगा, व्यक्तित्व। ठीक है ना, ओके, चलते हैं अगले प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। चलिए 8वां क्या प्रश्न है? टीएटी थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट, इसको कहते हैं टीएटी, थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट। ठीक है, टीएटी यह व्यक्तित्व परीक्षण है। यह एक टीएटी जो एक व्यक्तित्व परीक्षण है, इससे व्यक्तित्व परीक्षण किया जाता है। तो टीएटी थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट का निर्माण किसने किया? क्या सिकार्ड एवं बेकमैन ने किया था, फास्टर ने किया था, हर्नर और सार्क ने किया था, या मुरियो मार्गन ने किया था? तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो विकल्प चौथा होगा, मुरियो मार्गन। ठीक है ना, इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा? चौथा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न नंबर 9 लेते हैं, और प्रश्न नंबर 9 चलिए। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है? अनुभव एवं, दिख नहीं रहा, अनुभव एवं प्रशिक्षण के कारण, थोड़ा सा और करते हैं। अनुभव एवं प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? प्रश्न दिख नहीं रहा है, पीडीएफ डाउन ऐसे हुआ है। अनुभव एवं प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में होने वाले परिवर्तन क्या कहलाते? होने वाले परिवर्तन कहलाते हैं। ठीक है, आप कुछ सीखते हैं, ठीक है ना, आप कुछ अनुभव करते हैं, प्रशिक्षण करते हैं, सीखते हैं, तो उससे जो आपके व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसको क्या कहते हैं? क्या उसको प्रेरणा कहते हैं? प्रेरणा तो अलग है, प्रत्यक्षीकरण कहते हैं, कोई बात नहीं, क्या अधिगम कहते हैं या संवेदना कहते हैं? ठीक है, तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही विकल्प होगा अधिगम। क्या होगा? अधिगम या सीखना, इसको लर्निंग कहते हैं। ठीक है, सीखने से हमारे व्यवहार में, हमारे अनुभव में परिवर्तन होता है। ठीक है, ये अधिगम होता है। ओके, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 देखिए क्या रहा है? बालक के, थोड़ा बताएं, बालक के कोषों एवं पेशियों में समय के साथ होने वाले, बालक के कोषों एवं पेशियों में समय के साथ होने वाले परिवर्तन जिसके कारण वह एक निश्चित समय पर कोई कार्य कर सकता है, क्या कहलाता है? ठीक है ना, ठीक है, तो क्या परिपक्वता कहलाता है, क्या अभिसरण कहलाता है, क्या सामंजस्य कहलाता है, क्या प्रत्यक्षीकरण कहलाता है?
ठीक है ना। फिर से एक बार पढ़िए, बालक के कोशिका एवं पेशियों में समय के साथ होने वाले परिवर्तन जिसके कारण वह एक निश्चित समय पर कोई कार्य कर सकता है क्या कहलाता है। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का आंसर देंगे आप सभी, बताएंगे। तो जो प्रश्न नंबर 10 है, इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो होगा परिपक्वता। क्या होगा? परिपक्वता। ये लिखा है परिपक्वता, ठीक है ना, ये इसका सही है। ओके, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखिए प्रश्न नंबर 11 आ गया। 11 क्या कह रहा है? थॉर्नडाइक ने सीखने से संबंधित मुख्य कितने सिद्धांत प्रतिपादित किए? देखिए थॉर्नडाइक ने दो तरह के नियम दिए थे सीखने, मुख्य नियम दिए थे, गौण नियम दिए थे, ठीक है ना। जो मुख्य नियम दिए थे वो कितने थे और जो गौण नियम थे वो कितने थे? ठीक है, तो क्या 5 थे मुख्य नियम, 3 थे, 4 थे, 6 थे? देखिए जो मुख्य नियम थे वो 3 थे। कौन थे? 3 थे, ठीक है ना। और जो क्या नाम है, जो गौण नियम थे, जो इनके गौण नियम थे वो 5 थे, ठीक है ना। 5 गौण नियम थे और 3 मुख्य नियम, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और जो 3 नियम थे, ये जो 3 नियम थे, इनमें था तत्परता का नियम, तत्परता का नियम, तत्परता का नियम, और एक था प्रभाव का नियम, और एक था अभ्यास का नियम, ठीक है, अभ्यास का नियम। ये 3 नियम है मुख्य नियम दिया, ठीक है ना। ये मुख्य नियम है, ठीक है ना। ये तीसरा जो मुख्य नियम है, ये 3 नियम, ठीक है ना। एक मिनट, ये गौण नियम था और तत्परता, अभ्यास और प्रभाव के 3 नियम मुख्य नियम, तत्परता, प्रभाव, अभ्यास नियम, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। और प्रश्न नंबर अगला देखिए, प्रश्न नंबर 12 कह रहा है पावलोव ने अपने सीखने का सिद्धांत प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करके किया था? देखिए जो बिल्ली है, बिल्ली पर तो थॉर्नडाइक ने किया था, सबको पता है, ठीक है ना। वन मानुष में किसने किया था? किसने किया था? क्या पावलोव ने किया था? क्या नहीं किया? किसने किया था? कौन बताएगा? ये आपका होमवर्क है, आप बताएंगे कि वन मानुष पे प्रयोग किसने किया था। और जो पावलोव था वो कुत्ते पे प्रयोग किया था ना, पावलोव ने किस पे प्रयोग किए थे? कुत्ते पे प्रयोग किए थे, ठीक है ना। ओके, ये आप बताएंगे कि वन मानुष पे किसने प्रयोग किया था, ठीक है ना। क्या थॉर्नडाइक ने किया था, पावलोव ने किया था, कोहलर ने किया था, या स्किनर ने किया था? 4 ऑप्शन में से आप ऑप्शन देंगे किसने किया था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 लेते हैं सेशन का, प्रश्न नंबर 13। थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर किया? देखिए आगे पहले बहुत किस पे आ गया, तो किसने किए थे? बिल्ली पे किए थे, सही, सबको पता है, ठीक है ना। किसने किए थे? बिल्ली पे किए थे। ओके, चलिए चलते हैं प्रश्न। प्रश्न नंबर 14 है कोहलर के सीखने का सिद्धांत, जो कोहलर के सीखने के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? पूर्ण आकृति समग्र सिद्धांत, या पुनर्गमन सिद्धांत, या उद्दीपन सिद्धांत, या क्रियात्मक सिद्धांत? बताइए किस सिद्धांत के नाम से जाना जाता था, बताएंगे आप। चलिए देखिए इनके सिद्धांत को सूझ का सिद्धांत भी कहते थे। जो इनका सिद्धांत था कोहलर का सिद्धांत, इनको सूझ का सिद्धांत भी कहते थे, ठीक है ना। तो जो इस प्रश्न का सही विकल्प है ये है पूर्ण आकृति समग्र सिद्धांत, और इनको सूझ का सिद्धांत भी कहते थे। इसका सिद्धांत सूझ का सिद्धांत भी कहते थे इनके सिद्धांत को, ठीक है जी, ठीक है। लेते हैं सेशन का लास्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव का बहुविकल्पी का 15वां क्वेश्चन। देखिए क्या है, देखिए ये प्रश्न देखिए, व्यक्ति की वह मनोस्थिति जिसके द्वारा वह विभिन्न परिस्थितियों में सामाजिक और व्यक्तिगत समायोजन करने में समर्थ होता है कहलाता है।
व्यक्ति जो होता है अपनी मनो स्थिति जिसके द्वारा वह विभिन्न परिस्थितियों में सामाजिक और व्यक्तिगत समाधान करने में समर्थ होता है। देखिए इसको सामंजस्य कहते हैं, ठीक है ना, क्या कहते हैं, सामर्थ्यता दिखाता, जहां अपने आप को जहां जैसा माहौल होता है वो ढाल लेता है अपने आप को, ठीक है। तो कहीं कहीं शायद ये मानसिक स्वास्थ्य भी हो सकता है इस प्रश्न का उत्तर, लेकिन मनोस्थिति है इसमें मानसिक स्वास्थ्य भी हो सकता है, लेकिन आप जाएंगे सामंजन, सामंजस्य में जाइए, लेकिन समंजन दिया है तो इस प्रश्न का ये विकल्प हो जाएगा, ठीक है। ओके, आज यहाँ तक। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, आपको समझ में आया होगा आई होप, और जो प्रश्न आपको दिया जाएगा उसका आप कमेंट बॉक्स में जरूर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।